यूनिट टेस्ट टू का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। और यहाँ हमारे पास जो टोटल मार्क्स थे वो 300 थे। 300 में जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो हैं 140.67 जो कि 50% से भी लेस हैं। मीडियन 136 का है और जो रेंज है इसकी वो 56 से लेकर के 264 के बीच की है। सबसे कम नंबर 56 और सबसे ज़्यादा नंबर 264। एंड अगेन यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ग्राफ के इस मिडल पार्ट में है। मिडल पार्ट जो 100 से शुरू होता है और 200 तक पहुंचता है। तो मोरलेस ये आइडिया दे रहा है आपकी परफॉर्मेंस का कि लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्स। जब भी कभी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर को लेकर के बात आए तो अपने दिमाग को एक ऐसे मोड में ले आओ जहां तुम ये सोच सको कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किस तरह का होता है और वहाँ क्या शर्तें हैं मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट होने के लिए। क्योंकि लिपिड बायलेयर जो था वो एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, तो उससे पार करने वाले मॉलिक्यूल अगर सीधा लिपिड बायलेयर से पार करना है तो मॉलिक्यूल को नॉन पोलर होना चाहिए। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड से इंटरेक्ट करें, लाइक लाइक ईच अदर, ये प्रिंसिपल याद रखना। तो जो भी कोई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन पर चार्ज है या जिन पर पार्शियल पोलरिटी अवेलेबल है तो वो मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं करते मेम्ब्रेन के थ्रू। उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए फिर अलग से प्रोटीन चाहिए होते हैं। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि एक होता है सिंपल डिफ्यूजन वाया लिपिड, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाया प्रोटीन्स, और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन चाहिए होते हैं मुझे, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड बैरियर को पार करना है। तो अब जो भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कहानी थी उसी को लेकर ये पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है पोलर और चार्ज सोल्यूट विल नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इफेक्टिवली विदाउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर, जो हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है ईच प्रोटीन कैरियर will only bind and transport one or few very similar type of solute। ये बात भी आमतौर पर ट्रू है। जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर केवल ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हद से हद कोई 2 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 3 को कर सकता है, पर ज़्यादा नहीं। थर्ड है शुगर जैसे कि ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट रादर देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर। ग्लूकोज हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल नहीं करता, ये ट्रैवल करता है असल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ज़्यादातर, जिसे हम लोग ग्लूट के नाम से जानते हैं, GLUT। क्या तुम में से कोई जानता है कि ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता भी है या नहीं कभी भी? एनीवन? कम ऑन, बी एक्टिव, यहाँ मौका है तुम्हारे पास। यस सर, होता है। हाँ, कहाँ होता है, एग्जाम्पल क्या है इसका? कम ऑन, अगर तुम बोलते हो होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ होता है, वरना तुम बोलोगे हमें नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए, सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर, SGLUT, ये आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये सोडियम के साथ ग्लूकोज को इंपोर्ट करता है खाना खाने के बाद। और इसका ट्रांसपोर्टेशन वैसे तो टिपिकल एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है। लास्ट ऑप्शन था आयंस आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोटीन दैट फॉर्म्स मेम्ब्रेन चैनल्स। ये भी ठीक है, जैसे कि सोडियम का चैनल, पोटेशियम चैनल। तो 61.7% लोग हैं जो करेक्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ हिस्टोन्स आर डिप्लीटेड फ्रॉम द मेटाफेज क्रोमोसोम्स एंड व्यूड अंडर अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि भाई DNA का जो मॉलिक्यूल है, इस DNA का मॉलिक्यूल जब तक कोई प्रोटीन चिपका नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं 2 नैनोमीटर फाइबर नेकेड DNA का मॉलिक्यूल, फिर आप इस पर हिस्टोन्स बाइंड करते हैं, फिर ये बनता है 11 नैनोमीटर, फिर ये और कॉम्पैक्टली पैक होता है, बनता है 30 नैनोमीटर, फिर ये और कॉम्पैक्टली पैक होता है, ये बनता है आपका 300 नैनोमीटर, और 300 से घूम फिर करके अल्टीमेटली कहानी 700 तक पहुंचती है, जो हम एक क्रोमेटिड के रूप में देखते हैं। जब आप क्रोमोसोम की पैकेजिंग देख रहे होते हैं तो आपको हिस्टोन्स का तो बड़ा याद रहता है कि कौन से हिस्टोन्स कैसे हिस्टोन्स, लेकिन आप कई बार भूल जाते हो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स को। स्कैफोल्ड प्रोटीन्स वो हैं जो असल में इस पूरे क्रोमोसोम को, कॉम्पैक्टली पैक क्रोमोसोम को शेप देते हैं। कभी तुम्हारे मन में सवाल नहीं आया कि ये क्रोमोसोम जो है ये इसी शेप में क्यों होता है? मतलब क्रोमोसोम जो है ये एक्स वाली जो शेप होती है, ये इसी शेप में क्यों है?
ये गुड़मुड़ गुड़मुड़ गोल की तरह क्यों नहीं है, या फिर ये सांप की तरह क्यों नहीं है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम की जो शेप है इसको डिफाइन करने वाले बहुत सारे स्कैफोल्ड प्रोटीन होते हैं, और अगर तुम्हारे लिए ये लग रहा हो कि स्कैफोल्ड प्रोटीन में कुछ एलियन बात कर रहा हूँ, तो सेल साइकिल कॉल में हो या कॉल गई? एक बार फिर अंजलि, शेयर्ड है और नहीं? जी सर, शेड है। थैंक यू। तो हिस्टोन्स की बात कर रहे थे हम लोग, और हम कह रहे थे कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में एकमात्र चीज केवल हिस्टोन्स नहीं होती। हिस्टोन्स के अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि जब हम लोग सेल साइकिल में बात करते हैं एक सेपरेज एंजाइम की, जो कोहेसिन नाम के प्रोटीन्स को कट करता है, या फिर जो क्रोमोसोम में कंडेंसेंस प्रोटीन्स होते हैं, ये सब के सब प्रोटीन ऐसे हैं जो अदर देन हिस्टोन्स हैं और क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उसकी शेप और कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये है कि व्हाट विल हैपन इफ स्टोन्स आर डिप्लीटेड फ्रॉम द मेटाफेज क्रोमोसोम एंड व्यूड अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो क्रोमोसोम की शेप मेंटेन रहेगी वैसे की वैसी, लेकिन डीएनए सारा लूज हो जाएगा, और डीएनए हमें फाइबर्स के रूप में बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। तो 30 नैनोमीटर फाइबर्स विल बी ऑब्जर्व, ऐसा नहीं होने वाला। 10 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर्स विल बी ऑब्जर्व, हम इसकी बात नहीं कर रहे। अ स्कैफोल्ड एंड ह्यूज नंबर ऑफ डीएन लूप्स ऑफ डीएनए फाइबर्स विल बी ऑब्जर्व। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अ ह्यूज नंबर ऑफ लूप ऑफ डीएनए फाइबर विदाउट स्कैफोल्ड वाली कहानी भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अराउंड 45% लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक किया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्योसिस इज नॉट ट्रू? म्योसिस में दो इवेंट हैं, एक है म्योसिस 1 और एक है म्योसिस 2। तो म्योसिस 1 में जहां हम देखते हैं कि दो क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर करते हैं और फिर बाद में अलग हो जाते हैं। तो जिस टाइम ये पेयरिंग हो रही होती है, सपोज कि आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो सबसे पहले वाले म्योसिस 1 में स्पिंडल्स आके अटैच होते हैं अलग अलग पोल से, लेकिन एक क्रोमोसोम पर एक टाइप के स्पिंडल, क्रोमोसोम के दोनों किनारों पर नहीं होते। लेकिन जब म्योसिस 1 होता है खत्म और म्योसिस 2 स्टार्ट होता है, तो दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर चुके होते हैं। तो अगली बार जब स्पिंडल अटैच होंगे तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों साइड से अटैच होंगे, क्योंकि पहले था होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना और फिर उसके बाद है क्रोमेटिड को सेग्रीगेट करना। और आप ये भी जानते हो कि जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, वहाँ डीएनए है, सेंट्रोमियर डीएनए, और प्लस साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, और उन प्रोटीन प्लस डीएनए को मिला के बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू द अपोजिट पोल्स इन म्योसिस 1। ये इवेंट नहीं होता म्योसिस 1 में, ये होता है इवेंट म्योसिस 2 में। इस लाइन का मतलब है ये वाला डायग्राम, जहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर अपोजिट स्पिंडल से अटैच हो रहे हैं। काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू अपोजिट पोल इन म्योसिस 2, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। और काइजमा इज फॉर्म्ड इन प्रोफेज 1। काइजमा तब बनते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 के अंदर। और फोर्थ स्टेप है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड इन म्योसिस 1, जो म्योसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 57.4% लोग म्योसिस के इस पार्ट को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक? जर्नलिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोसोम में डैमेजेस देखने के लिए, या फिर किस तरह के म्यूटेशंस। तो प्रोसेस ऐसी है कि हम लोग सेल लेते हैं, जिस सेल को एनालाइज करना है, जैसे कि सपोज कोई बच्चा है जो पैदा होने वाला है, लेकिन अभी वो फिलहाल वो फीटस स्टेट में है, तो इसके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। ये जानने के लिए हमने पहले से जो जेनेटिक डिफेक्ट वाली जीन्स हैं और उनकी जो फॉर्म्स हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉप्स बना रखे हैं। प्रॉप्स का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल, और आमतौर पे इस प्रॉप के ऊपर हमने फ्लोरेसेंट टैग भी लगा रखे हैं। तो हम फीटस से सेल लेते हैं, और ये सेल लेने के लिए कई अलग तरीके हैं, क्योंकि हमें अभी जो फीटस है वो माँ के वॉर्म में है, तो वहाँ से हमें एमनियोटिक फ्लूइड का इस्तेमाल करके या फिर किसी और तरीके से कोरोनिक विलाई, हम वहाँ से फीटस की सेल ले सकते हैं। उन सेल्स को स्लाइड पर रखते हैं, फिक्स करते हैं, और फिर इन्हीं सेल्स को डीनेचर करते हैं कि इनका डीएनए डीनेचर हो जाए। फिर ये प्रोब डालते हैं, प्रोब को हाइब्रिडाइज करने का मौका देते हैं, और उसके बाद वॉशिंग कर लेते हैं ताकि जो अनबाउंड प्रोब है वो हट जाए, और फिर हम उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रख कर देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमने सेल के अंदर हाइब्रिडेशन कराया है फ्लोरेसेंट टैग्ड डीएनए के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके,
तो इसलिए इसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सिटू का मतलब है विद इन लिविंग एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन ये था कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो हम लोग फ्लोरोसेंस या फिर कन्फोकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए, जो कि ट्रू बात है। लेबल्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज यूज्ड, ये भी ट्रू है, प्रोब के रूप में। स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट टैग एंटीबॉडीज आर यूज्ड, एंटीबॉडी का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करते। एंटीबॉडी वेस्टर्न ब्लॉटिंग में इस्तेमाल होती है, या फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में, जहां हम सेल में किसी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। डीएनए की सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम एंटीबॉडी का इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पे। Astringent washing step is essential to remove appearance of non-specific signals। तो हम लोग वॉशिंग स्टेप भी यहाँ फॉलो करते हैं ताकि जो कमजोर बाउंड डीएनए की सीक्वेंसेस है वो हट जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 था इसका करेक्ट। अजीब बात है ये कि फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ये कंफ्यूजन पाल के रखे हुए हैं कि एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं। Question number 5. In order to prove that liposome can serve as model membrane, mimicking cellular plasma membrane, and can used as a target for complement mediated immunolysis, एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया है। ये जो पहली सी लाइन है छोटी सी, ये बहुत सारी बात की गई है। कंप्लीमेंट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। देखिए, कंप्लीमेंट का जनरल मोड ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि सपोज कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया या कुछ और इसे एंटीबॉडी पहचान ले, तो एंटीबॉडी उसके सरफेस पर लगे हुए एंटीजन को पहचान के उससे बाइंड कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि इस बैक्टीरिया के सरफेस पर ऑलरेडी कुछ ऐसा हो जो कंप्लीमेंट्स को एक्टिवेट कर सके, या तो एंटीबॉडी एंटीजन से या फिर किसी और तरीके से कंप्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो सकती हैं। एक कंप्लीमेंट दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, करते करते कंप्लीमेंट 9 तक बात आ जाती है। कंप्लीमेंट 9 खूब सारे मेम्ब्रेन के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर एक पोर क्रिएट कर देते हैं। पोर का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद थे वो मॉलिक्यूल के बाहर निकलने का एक रास्ता तैयार हो गया, एक चैनल की तरह का स्ट्रक्चर, काफी बड़ा। नतीजा, उस ऑर्गेनिज्म के सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और इसीलिए वो मर जाता है। तो अब उन्होंने यही टेस्ट करने के लिए कि क्या लाइपोसोम पर हम ये काम कर सकते हैं, मतलब हम सेल की जगह पर अगर लाइपोसोम लें तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, कंप्लीमेंट मीडिएटेड एमिनोलाइसिस का। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए उन्होंने हेप्टेन कंजुगेटेड लाइपोसोम्स लिए और लोडेड विद द एम्बेलिफेरस फॉस्फेट यूएमपी। हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ यूएमपी इज एम्बेलिफेरॉन एंड इज फ्लोरोसेंस। अगर हम लोग यूएमपी को डाइजेस्ट करा दें एप्रोप्रिएट एंजाइम से तो ये टूट करके एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के रूप में निकल के आता है, और हमने ये मॉलिक्यूल इस लाइपोसोम के अंदर फिल कर दिया है और इसके सरफेस पर हमने एंटीजन लगा रखे हैं। Such loaded hapten conjugated liposome in 10 millimolar trace, buffered saline 7.4, ये आइडियल कंडीशंस हैं, were mixed with anti-hapten antibody। हमने एंटी-हैप्टेन एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया, फ्रेश गुइना पिग का सीरम लिया और इसी सीरम के अंदर कंप्लीमेंट भी अवेलेबल होंगे टू इंड्यूस्ड इम्यूनोलाइसिस ऑफ लाइपोसोम मेम्ब्रेन। टू क्वांटिफाई ओनली द मेम्ब्रेन लाइसिस कंपोनेंट, which of the assay sequence below is most appropriate। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इनमें से कौन सी सीक्वेंस इवेंट्स की ऐसी होगी जिससे पक्का सिग्नल ये अनश्योर कर देगा कि लाइपोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी। तो पहला है मिक्सचर ऑफ मिक्सचर इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो आपने क्या करा कि जो भी आपका लाइपोसोम का मिक्सचर था उसे सेंट्रीफ्यूज कर दिया। लाइपोसोम छोटी सेल्स की तरह होते हैं अपने डायमीटर्स के मामले में, तो सेंट्रीफ्यूज करने पर वो सेटल डाउन कर जाएंगे नीचे। अब अगर कोई लाइपोसोम नहीं फटा है तो जो भी उसके अंदर यूएमपी था वो उसके अंदर ही ट्रैप होकर के आपकी सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के बॉटम में आ गया। देन इसके बाद हम लोगों ने जो सुपरनेटेंट है, केवल हमने ऊपर वाला हिस्सा लिया सुपरनेटेंट जिसके अंदर नो डाउट कि लाइपोसोम नहीं होंगे, इसमें डाला है अल्कलाइन फॉस्फेटेज और फिर फ्लोरोसेंस को मेजर किया है। तो लॉजिक सिंपल सा है कि अगर ये काम करने से पहले कंप्लीमेंट लाइपोसोम को रप्चर कर चुके थे तो यूएमपी रिलीज होकर के बाहर मीडियम में आ गया होगा, और जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो लाइपोसोम की मेम्ब्रेन तो नीचे बैठ गई, लेकिन जब बाहर रिलीज हो चुका था यूएमपी वो रहा होगा मीडियम में, सुपरनेटेंट में, और अगर मुझे वहां फ्लोरोसेंस मिली तो ये इंडिकेशन है कि लाइपोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 में जो सीक्वेंस है इवेंट्स की वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि मिक्सचर इज सब्सिक्वेंटली रिएक्टेड विद फॉस्फोलाइपेज।
सबसे पहले मिक्सचर को आप फॉस्फोलाइपेज से ट्रीट कर लीजिए और फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज के थ्रू आप फ्लोरोसेंट को मेजर कर लीजिए। अगर आपने फॉस्फोलाइपेज एंजाइम दिए तो आपके लाइपोसोम की सारी मेम्ब्रेन बिखर जाएगी और सारा यूएमपी बाहर आ जाएगा। आपको अब कैसे मालूम पड़ेगा कि जो यूएमपी बाहर आया है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से आया था या फिर जो आपने फॉस्फोलाइपेज डाल रखा है उसकी वजह से? क्योंकि दोनों इवेंट सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 से मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 है मिक्सचर इज डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू फ्लोरेसेंस मेजरमेंट। अगर मैं मिक्सचर को डायरेक्टली ये काम करता हूं, लाइपोसोम भी हैं और उसमें सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है, तो अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज डालने के बाद में मुझे फ्लोरेसेंस मिली भी तो मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि ये फटे हुए लाइपोसोम से निकले हुए बाहर यूएमपी हैं या लाइपोसोम के अंदर जो यूएमपी थे ये उनका सिग्नल है? ऑप्शन नंबर 4 है मिक्सचर को हम ट्रीट करेंगे ट्रिटोन X100 से और फिर फ्लोरेसेंस को मेजर करेंगे। देखिए ट्रिटोन X100 तो वैसे ही लाइपोसोम का बैंड बजा देगा, उसकी मेम्ब्रेन खुल जाएगी, यानी कि आपने केमिकली उसको हट कर दिया। आपको नहीं पता कि जो फटे हुए लाइपोसोम है वो ट्रिटोन X100 की वजह से है या कॉम्प्लीमेंट की वजह से। और फ्लोरेसेंस आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, अल्कलाइन फॉस्फेट डालना पड़ेगा, वो हमने डाला नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी बेकार था। केवल ऑप्शन नंबर 1 था जो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 6, नल म्यूटेशन इज क्रिएटेड इन अ जीन। नल म्यूटेशन का मतलब है कि कोई ऐसा म्यूटेशन जहां पर जीन काम करना बंद कर दे। अब null mutation is created in a gene which is responsible for a specific phosphorylation at the 6th carbon position of mannose। एक मिनट, तो इन्होंने क्या करा कि मैनोज के 6th पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन करने की एबिलिटी किसी एंजाइम की थी, वो खराब कर दी। और ये एंजाइम सिस गोल्गी में एसिड हाइड्रोलेज के ऊपर ये काम करता है। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो, मतलब मैनोज का जिक्र आता है, छठी पोजीशन पर फॉस्फेट का जिक्र आता है, तो हमेशा के लिए दिमाग में डाल लो कि हम बात करने वाले हैं मैनो 6 फॉस्फेट मीडिएटेड टारगेटिंग ऑफ द एंजाइम्स टू लाइसोसोम्स। जैसे अगर सपोज कि कोई अमेजन की बात कर लेते हैं, अमेजन बड़ा अच्छा है आजकल, हर कोई अमेजन से कुछ ना कुछ खरीदता रहता है। तो अमेजन का जो स्टोर होगा जहां पर ये सारा सामान रखा हुआ है कोई आसपास के शहर में, तो वहां पर जब ऑर्डर की लिस्ट आती है कि किस किस ने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो सामान पिक होता होगा, डब्बे में पैक होता होगा और डब्बे के ऊपर एक स्टिकर लगता है। उस स्टिकर पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि ये सामान जाना कहाँ है। अगर आपने डब्बे पर स्टिकर लगाते हुए गलती कर दी और दो डिब्बे के स्टिकर्स इंटरचेंज कर दिए, तो किसी के पास कुछ और पहुंच जाएगा जो पहुंचना नहीं चाहिए था, और जिसके पास दूसरा था तो उसके पास कुछ और पहुंच गया। यानी कि जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो सामान जिसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई निशान होता है जो टारगेट करता है कि वैसे जाना कहाँ है, ऐसे ही सेल के अंदर जो प्रोटीन बनते कहीं और है और जाना कहीं और है, उन सब प्रोटीन के पास भी कुछ ना कुछ सिग्नल सीक्वेंस है। जिस किसी प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनना है तो ये प्रोटीन ईआर में रह सकते हैं, गोल्जी में जा सकते हैं, या सीक्रेट हो सकते हैं, या फिर लाइसोसोम में जाएंगे, या फिर स्टोर होकर रह जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन ईआर में बना लेकिन ये प्रोटीन एसिड हाइड्रोलेज था जिसे काम करना है जाकर के लाइसोसोम में, तो ये प्रोटीन मैच्योर होने के बाद में ग्लाइकोसाइलेशन के बाद पहुंच जाता है गोल्जी में, और गोल्जी में उसके पास जो कार्बोहाइड्रेट लगे हुए थे उन कार्बोहाइड्रेट को हटाते हैं और एक लास्ट कार्बोहाइड्रेट मैनोज इसको मॉडिफाई किया जाता है। इसके ऊपर 6th पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा और फिर ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो मैनो 6 फॉस्फेट को पहचानते हैं। तो जिन जिन प्रोटीन्स के ऊपर मैनो 6 फॉस्फेट लगा था उन्हें पहचान करके अलग कर लिया गया, सॉर्टिंग कर ली गई उनकी, और फिर उनको लेके पहुंच जाते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम में जहाँ की पीएच थोड़ी सी एसिडिक है ऑलरेडी, तो वहां पर ये जो बाइंडिंग थी रिसेप्टर की M6 फॉस्फेट से वो हट जाती है, एंजाइम तो वहीं रह गया, रिसेप्टर वापस गोल्जी में आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज आपने ये 6th पोजीशन पर फॉस्फेट लगाने की एबिलिटी गायब कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि मैनोज तो रहेगा लेकिन उस पर 6 फॉस्फेट नहीं लगेगा। नतीजा रिसेप्टर उससे बाइंड नहीं कर सकता,
और ये प्रोटीन टारगेट नहीं होने वाला लाइसोसोम में। अब जो कोई प्रोटीन लाइसोसोम में जाना था लेकिन नहीं जा पा रहा था, उसका क्या होना है? ऐसे प्रोटीन बाय डिफॉल्ट सेल से बाहर सीक्रेट कर दिए जाते हैं। तो अब ये एंजाइम आपको सेल के बाहर मिलेगा। अभी क्या है कि इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, अब हमें ट्रू फॉल्स करना है। द लाइसोसोम्स विल बी डिवॉइड ऑफ लाइसोमल एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि यहां पर मुझे अब एंजाइम नहीं मिलेंगे। बी है लाइसोसोमल एंजाइम्स विल बी सीक्रेटेड आउट। लाइसोम के एंजाइम सेल से बाहर निकल जाएंगे, ये भी ठीक है। सी है लाइसोसोमल एंजाइम विल गेट लोकलाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडी से आमतौर पर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में नहीं जाते, और अगर जाना भी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया सिग्नल होना चाहिए। यहाँ तो हम सिग्नल जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम सिग्नल गायब कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स। अब विच स्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इफ द एसिड हाइड्रोलेज इन द म्यूटेंट नॉट गेट डिग्रेडेड? तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी है करेक्ट, जो इस कहानी को डिफाइन करते हैं। ये एक और डायग्राम है इसी बात को लेकर के कि देखिए प्रोटीन जो है ये बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इस प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन हो चुका था। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ग्लाइकोसाइलेशन कितने तरह के होते हैं। इन शॉर्ट आपको याद होना चाहिए कि एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एक होता है एन लिंक्ड। एन लिंक्ड के लिए एस्पाराजिन अमीनो एसिड को टारगेट किया जाता है और ये ईआर में होता है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी में होता है और उसके लिए सीरीन थ्रियोनिन नाम के अमीनो एसिड पर कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाते हैं। तो जो भी ग्लाइकोसाइलेशन था ईआर में हो चुका था, फिर ये ईआर से पहुंचा गोल्जी में। गोल्जी में इसकी ट्रिमिंग होती है, जो कार्बोहाइड्रेट लगे थे वो 14 के आसपास हैं, काटे छाटे जाते हैं, और फिर टर्मिनल मैनोस के ऊपर एक फॉस्फेट लगाया जाता है। अब ये मैनोस 6 फॉस्फेट बन चुका है। ऐसा नहीं है कि इसके पास केवल यही कार्बोहाइड्रेट है, टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट मैनोस था। ये ट्रैवल करके पहुंचता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में। वहां पर रिसेप्टर्स जो इसे पहचानते हैं, मैनोस 6 फॉस्फेट रिसेप्टर, वो उसे बाइंड करते हैं, सिक्वेस्टर कर लेते हैं इनको और इन्हें लेके पहुंच जाते हैं लाइसोसोम में। तो ये एक ट्रांसपोर्ट साइकिल है इसकी। जब कभी भी ये प्रोसेस खराब होती हैं जिसकी वजह से लाइसोसोम में एंजाइम ना पहुंच पाए, तो इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि गाउचर डिजीज, पार्किंसंस, डैनन्स, GM2 गैंग्लियोसाइड्स के साथ रिलेटेड अल्जीमर्स डिजीज। तो काफ़ी सारे डिजीज जो हैं वो केवल लाइसोसोम्स की डेफिशिएंसी पर होती हैं, जब वो एंजाइम वहां ना पहुंच पाए या फिर एंजाइम वहां काम ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं था और बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी को भी मारा, शायद रैंडमली। लेकिन ये जो नॉलेज थी, ये नॉलेज शायद अब तुम्हें याद आ गई हो कि ये नॉलेज कोई अनयूजुअल नहीं है। अगर आप सेल साइकिल पढ़ते हो, GERL कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पर मैनो 6 फॉस्फेट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। 3 या 4 एग्जाम्पल है वहाँ पर जो बातें आती हैं। एक मैनो 6 फॉस्फेट की कहानी, एक केडेल। केडल वाली स्टोरी जो है उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो प्रोटीन a newly identified sequence was experimentally tested by in vitro transport assay using a radio labeled protein containing the sequence of test import into mitochondria। एक प्रोटीन है, कोई पेप्टाइड, और हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करती है, क्योंकि इसकी सीक्वेंसेस जो हैं हमें लगता है कि शायद ये इंपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस है। ट्रांसपोर्ट ऐसे वाज डन फॉर अ शॉर्ट टाइम विद और विदाउट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस ट्रांसपोर्ट ऐसे में डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया और ये सीक्वेंस डाली गई। किसी के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया गया, किसी में मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं दिया गया। द माइटोकॉन्ड्रिया वर आइदर ट्रीटेड और नॉट ट्रीटेड विद प्रोटीनेज के। किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी किया कि हमने प्रोटीनेज के नाम के एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, और किसी में नहीं दिया। देखिए प्रोटीनेज के जो होता है एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन क्लीवेज एंजाइम है। अगर उसे कोई प्रोटीन मिल जाएगा तो उसे तोड़ देगा पेप्टाइड्स में। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये फायदा करता है कि अगर कोई चार्ज पेप्टाइड है तो वो जिधर रीजन में उसके चार्ज जैसा ज़्यादा चार्ज है वहां से वो अपोजिट साइड में जा सकती है। एट द एंड ऑफ द ऐसे द माइटोकॉन्ड्रिया वर पैलेटेड। ऐसे करने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को पैलेट कर लिया गया, मतलब सेंट्रीफ्यूज करके नीचे सेटल डाउन कर लिया गया।
एंड टोटल प्रोटीन ऑफ द पैलेट वाज आइसोलेटेड, पैलेट में जितना भी प्रोटीन आया वो सब आइसोलेट कर लिया, बट ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं, सेपरेट किया एसडीएस पेज पर, और फिर उसके बाद उन्हें ऑटो रेडियोग्राफ कर लिया, और ऑटो रेडियोग्राफ का जो डाटा है वो नीचे दे रखा है। अगर आपकी पेप्टाइड उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थी, मतलब देखो अभी तक पेप्टाइड बाहर है, लेकिन अगर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से निकाले हुए प्रोटीन्स में पेप्टाइड दिखाई दी तो इसका मतलब है पेप्टाइड हैज एंटर माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैंड इंडिकेशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पेप्टाइड पहुंच चुकी थी। अगर बैंड नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि पेप्टाइड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं थी। तो अब इन सारे डाटा के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया लिया है। ये जो स्टार्टिंग बैंड है, इस स्टार्टिंग बैंड में ये कंट्रोल है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं केवल प्रोटीन को लूं तो प्रोटीन का बैंड यहां मिलता है मुझे। अब जब मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने यहां पर दे रखा है और यहां पर दे रखा है। तो देखिए यहां मुझे दो डिफरेंट बैंड देखने को मिल रहे हैं, एक तो ओरिजिनल बैंड और एक नया बैंड और विजिबल है, जो कि हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होने की निशानी हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच चुका है। तो अब हम नीचे वाले बैंड को फोकस करते हैं, क्योंकि यही दो बैंड ऐसे हैं जो पोटेंशियल के साथ हैं, कि जब पोटेंशियल था माइटोकॉन्ड्रिया के साथ तो ये मुझे बैंड दिखे, तो ये शायद वो प्रोटीन है जो अंदर पहुंच गए। अब मैंने प्रोटीनेज के का भी ट्रीटमेंट किया है, तो प्रोटीनेज के ट्रीटमेंट पर मुझे यहां तो ये मिल रहा है, लेकिन इस वाले रीजन में मुझे यहां विजिबल नहीं है, और नोटिस करो कि यहां मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी नहीं है। तो अब इस स्टोरी को ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला डाटा ये बोल रहा है, पहला वाला डाटा, कि माइटोकॉन्ड्रिया को मेम्ब्रेन पोटेंशियल देने पर पेप्टाइड अंदर एंटर कर गई। तो जो ओरिजिनल पेप्टाइड है उसके साइज में और उसके साइज में फर्क है, क्योंकि जो प्रोटीन अंदर पहुंच जाता है तो सिग्नल सीक्वेंस कट जाती है। दूसरा वाला डाटा बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया था, हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं दिया और वो प्रोटीन अंदर नहीं पहुंचा, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। तीसरा वाला केस कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी था और प्रोटीनेस के भी था, और मुझे तब भी ये प्रोटीन दिखाई दिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो नो डाउट ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच चुका है बाय द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो ये प्रोटीनेस के था, उस प्रोटीनेस के ने जो बाहर एंजाइम्स हैं या पेप्टाइड्स हैं उन्हें तो तोड़ दिया टुकड़ों में, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच चुका है उसे नहीं तोड़ पाया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। अब तीसरे केस में माइटोकॉन्ड्रिया था मेरे पास, मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं था, लेकिन प्रोटीनेस के डाला है, तो यानी कि जितने भी प्रोटीन्स थे ये प्रोटीन्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना होने की वजह से अंदर नहीं जा पाए, ये बाहर ही थे। तो प्रोटीनेस के ने इन सबको तोड़ डाला और इसलिए मुझे यहां बैंड नहीं मिला। तो सीधी सी कहानी ये हो गई इसकी आउटपुट जो है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस प्रोटीन टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्होंने पूछा हुआ था करेक्ट नहीं है। इन्होंने पूछा हुआ है कि द प्रोटीन गोज इनटू द मैट्रिक्स। डाटा ये बता रहा है कि प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया है, और अंदर का मतलब है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी और मैट्रिक्स भी। जितना प्रोटेक्शन दिख रहा है कि प्रोटीनेस के होने के बावजूद भी वो मुझे मिल रहा है, तो ये पॉसिबली मैट्रिक्स में गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 माइट बी ट्रू। कम से कम गलत साबित करने के लिए तो डाटा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है नॉट ऑल ऑफ द एडिड प्रोटीन वाज इंपोर्टेड। सारे के सारे प्रोटीन जितने भी आपने ऐड किए सबके सब इंपोर्ट नहीं हो पाए। ये जो ऊपर वाला बैंड है ये इंडिकेट कर रहा है जो प्रोटीनेस के की प्रेजेंस में गायब हो गया, कि प्रोटीन बाहर भी रह गए थे कुछ, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है द प्रोटीन रिक्वायर मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जब जब ही पहुंचा है जब जब हमने उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया है, दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 है द प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होता तो प्रोटीनेस के उस पर हमेशा हमला करता, यानी कि जब भी प्रोटीनेस के होता तो पेप्टाइड डाइजेस्ट हो जाती, पहली बात। और दूसरा, ये डाटा से हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि वो बाहर वाली मेम्ब्रेन पर था या नहीं था। तो स्टेटमेंट नंबर 4 है जो इस डाटा के अकॉर्डिंग नहीं है, बाकी सारी बातें ठीक थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो ऑप्शन दिया है इसका कि गलत है, वो है कि प्रोटीन रिक्वायर मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर इंपोर्ट, जबकि यहाँ डाटा में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो चाहिए। तो ये ट्रू था असल में स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो और इस डायग्राम को पहचान लो, इसे याद जरूर रखना। देखिए, जो जी फेस के साइक्लिन्स होते हैं उनका नाम है साइक्लिन डी, और इसके साथ जो एंजाइम करता है काम उसका नाम है सीडी के 4, सीडी के 6। एक और है साइक्लिन सीडी के जो G1 to S में लेके जाता है, इसका नाम है साइक्लिन ई, और सीडी के है 2। ड्यूरिंग एस फेज साइक्लिन ए है जो डीएनए एप्लीकेशन को मेंटेन करता है और साथ में सीडी के 2, सीडी के 2 यहां भी था। फिर उसके बाद एस फेज से निकल करके एम फेज तक पहुंचाने का जिम्मा है साइक्लिन बी और साइक्लिन ए का, और साथ में सीडी के 1 का। इसके बाद एक गैप पीरियड है जो आपका एम फेज है, एम फेज के बीच में से, मतलब सही मायने में ये पॉइंट है जहां एनाफेज होता है। एनाफेज से शुरू होकर के और जीवन के मिडल तक यहां मुझे कहीं पर कोई साइक्लिन सीडी के एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, और ये एक्टिविटी ब्लू एरो से दिखा रखी है कि किसकी एक्टिविटी कहां तक मिलती है। तो एक तो ये जानकारी भी याद रखना कि एनाफेज से लेकर के और जीवन के मिडिल तक या अर्ली जीवन तक साइक्लिन सीडी के एक्टिविटी निल होती है। क्वेश्चन है, if a protease inhibitor is added to the synchronously cycling human cell in G2 phase, हमने सेल को ले रखा है जो ऑलरेडी G2 फेस में है और ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब है कि कल्चर मीडियम में जितनी भी सेल्स हैं सबके सब एक ही फेस में है जो हम बता रहे हैं G2 फेस। ऐसा नहीं कि कोई G1 में है, कोई S में है, कोई M में, इस तरह चक्कर नहीं है। विच वन द फॉलोइंग इवेंट इज लाइकली टू हैपन। अब आपने प्रोटीएज इनहिबिटर का जिक्र किया है तो आपको ये बताना चाहिए कि सेल साइकिल में कौन कौन से प्रोटीएज होते हैं और कहां कहां काम करते हैं। सबसे पहला प्रोटीएज G1 फेस में होता है। इसका काम है बहुत सारे इनहिबिटर्स को ब्रेक करना ताकि सेल G1 से निकल करके S फेस में आ सके। S फेस में G2 फेस में कोई प्रोटीएज खास नहीं है, लेकिन फिर एक और प्रोटीएज है जिसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी। एपीसी असल में सही मायने में टिपिकल प्रोटीएज नहीं है, लेकिन ये प्रोटीएज इनिशिएट करता है। एपीसी तो एक यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम है, मतलब ये टारगेट प्रोटीन्स के ऊपर यूबिक्विटिन ऐड करता है और ये एनाफेज में एक्टिव होता है। एक्टिव होने के फौरन बाद ये उन सभी प्रोटीन्स के ऊपर फॉस्फेट लगा देता है जो अभी तक बनते आ रहे थे सेल साइकिल को चलाने के लिए, और इसीलिए यहां से इवेंट उलटने शुरू हो जाते हैं। तो अब क्योंकि सेल ऑलरेडी G2 फेस में थी और आप कह रहे हो कि प्रोटीएज इनहिबिटर आप दे रहे हो, प्रोटीन डिग्रेड नहीं होंगे। अगर आप प्रोफेज से मेटाफेज पर आ रहे हो सेल में, तो जो होने वाले इवेंट हैं वो हैं न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन, साइटोस्केलेटन ब्रेकडाउन, स्पिंडल का फॉर्मेशन और क्रोमोसोम का कंडेंसली पैक होना, कंडेंसली एंड कॉम्पैक्टली बाय द हेल्प ऑफ कोहेसेंस एंड कंडेंसेंस। मेटाफेज में ये प्रोटीएज एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद में सबसे पहले तो ये उन साइक्लिन्स को डिग्रेड करता है जो अभी तक सेल साइकिल को यहां तक लेके आए हैं। मतलब जिन साइकिल्स ने आपके क्रोमेटिन्स को कंडेंसली पैक कराया था, स्केलेटल सिस्टम को ब्रेक किया था, गोल्जी को ब्रेक किया था, न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक किया था, उन साइक्लिन्स को ही ये ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये क्रोमोसोम्स को चिपका के रखने वाले कोहेसिन्स प्रोटीन्स को भी तोड़ देते हैं और कंडेंसेंस को भी। नतीजा, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनना शुरू हो जाता है और इस तरीके से सेल साइकिल कंप्लीट होने के कगार पहुंच जाती है। लेकिन ये सब प्रोटीएज के हाथ में है और आपने प्रोटीएज का इनहिबिटर डाल दिया, यानी कि ये जो मेटाफेज से एनाफेज के ट्रांजिशन में जो ये सारे इवेंट थे ये इवेंट नहीं होने वाले। ना तो क्रोमोसोम्स के जो कंडेंसेस प्रोटीन थे वो टूटेंगे, ना सेपलेट्स टूटेंगे, क्रोमेटिड वैसी की वैसी बनी रहेंगी, न्यूक्लियस टूटा रहेगा, स्पिंडल बने रहेंगे, सेल साइकिल विल स्टॉप इन एक्चुअल में तो मेटाफेज, लेकिन हम उसे एनाफेज बोल देते हैं। तो सेल साइकिल इन एनाफेज, जो ज्यादा एक्यूरेट आंसर था इसका वो मेटाफेज होता।
इंड्यूस री रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये असल में एस फेज की स्टोरी है, हम जी टू में पहुंच चुके हैं। अरेस्ट सेल्स इन जी टू फेज, जी टू से जी टू के अंदर रोक के रखने के लिए कोई प्रोटीज एंजाइम की एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोटीज एंजाइम मुझे या तो चाहिए एम फेज टू एना फेज के लिए, या फिर मुझे चाहिए जी वन से एस के बीच में। अगर मैं प्रोटीज इनिबिटर डालूं जी वन फेज में, तो सेल साइकिल जी वन में ही रुकी रह जाएगी, एस फेज में एंटर नहीं करने की। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, ये उसे इंश्योर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 था इसका जो करेक्ट आंसर था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लाइकोफोरेंस हैव वन हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन इज एबल टू स्पैन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर ओनली। जब हम लोग मेम्ब्रेन की बात कर रहे होते हैं, जैसे जहाँ पे आप मॉडल पढ़ते हो मेम्ब्रेन के, तो वहाँ पे शुरुआत आप ऐसे करते हो कि लिपिड की बायलेयर्स की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद में इनमें प्रोटीन भी होते हैं, उसकी डिस्कवरी हुई, वो फिर मोज़ेक का फ्लूइड मॉडल आया, फिर इसके बाद में ये भी आया कि डोमेन्स होते हैं मेम्ब्रेन में, जैसे हम लिपिड ड्राफ्ट भी कहते हैं। और फिर ये भी आया कि जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हेलिकल या बीटा स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। जब हम ये बात कर रहे होते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल वहाँ से दो प्रोटीन स्टडी किए जाते हैं डाटा के अंदर, हमेशा हर टेक्स्ट बुक के अंदर है वो। एक का नाम है बैक्टीरियोडोप्सिन, बैक्टीरियोडोप्सिन पर्पल बैक्टीरिया से मिलता है, 7 TM है। इसमें 7 बार मेम्ब्रेन को ट्रांसवर्स करने वाले 7 अल्फा हेलिसेस हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट फोटो सिस्टम भी है, क्योंकि इसमें रेटिनल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, वही जो हमारी आइज में भी है। और सूरज की रोशनी में रेटिनल हेल्प करता है कन्फर्मेशन चेंज करने में, और उस बदली हुई कन्फर्मेशन से बैक्टीरियोरोडोप्सिन असल में प्रोटॉन पंप कर रहा होता है। तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन करती हैं पर्पल बैक्टीरिया में, ये रोडोप्सिन करता है 7 TM। तो एक तो इसका जिक्र आता है, दूसरा जिक्र आता है आपके ग्लाइकोफोरिन का। ग्लाइकोफोरिन आरबीसी के मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला प्रोटीन है। सबसे बढ़िया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए आरबीसी ही मॉडल है। अगर मैं मसल की सेल से मेम्ब्रेन निकालूं, तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि ये मेम्ब्रेन असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या गोल्जी बॉडी की, या माइटोकॉन्ड्रिया की, आई डोंट नो। क्योंकि जब आप सेल को रप्चर करोगे, मेम्ब्रेन आइसोलेट करोगे, तो यू विल नेवर नो कि आपके हाथ में मेम्ब्रेन कौन सी आ रही है। लेकिन आरबीसी जो होती है, आरबीसी की सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, वहां कोई एंडो मेम्ब्रेन नहीं होती। ना तो वहां न्यूक्लियस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी बॉडी, ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए आरबीसी को एक मॉडल मेम्ब्रेन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हम लोग इनसाइड आउट या आउटसाइड इन काफ़ी सारे मॉडल जनरेट करते हैं। जब हम लोग आरबीसी में से साइटोप्लाज्म बाहर निकाल दें, तो जो खाली बची हुई मेम्ब्रेन है, उसे हम लोग घोस्ट आरबीसी भी कहते हैं, भूत आरबीसी का। उसी के प्रोटीन्स को स्टडी करते करते एक ग्लाइकोफोरिन नाम का प्रोटीन हाथ में आया। बड़ा बढ़िया सा ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये सिंगल पास प्रोटीन है, यानी कि इसका प्रोटीन मेम्ब्रेन को एक ही बार पास करता है, और ये भी हेलिकल रीजन के साथ। तो केवल इतना सा पूछ रखा था उन्होंने कि ग्लाइकोफोरिन के पास एक हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन है, जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर को पार कर सकता है कितनी बार। नॉलेज टेस्ट कर रहा था जस्ट कि वो एक बार करता है। ऑप्शन नंबर 1, 75% लोग जानते हैं इसको। ये भी याद रखना कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, अच्छा खासा ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर इवेंट्स इन द सेल साइकिल। ए है फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिनिन ए बी सी, दूसरा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ आर बी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, तीसरा है पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सिक्योरिन, चौथा है एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड न्यूक्लियर पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विद द क्रोमोसोम। अब हमें यह बताना है कि सीक्वेंस क्या है इवेंट्स की। तो भाई, इवेंट्स की सीक्वेंस के मामले में इंटरफेस में आपका न्यूक्लियस बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर साइक्लिन बी एक्टिवेट होता है, और साइक्लिन बी एक्टिवेट होने के बाद में जो न्यूक्लियर के एनवलप को बांध के रखने वाले लैमिनिन प्रोटीन है, लैमिनिन ए सी लैमिनिन बी, इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से रिपल्शन शुरू होता है, और ये आपस में चिपकने के बजाय बिखरना शुरू आते हैं। अभी तक जो ये अच्छी सी शीट बनी हुई थी जिसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बांध के रखा हुआ था, अब वो बिखर गई। बिखरते ही न्यूक्लियर एनवलप इज डिसइंटीग्रेटेड, और
अंदर का डीएनए अब खुल गया है। फिर डीएनए कंडेंसली पैक होना शुरू होता है और क्रोमोसोम के रूप में बाद में सेग्रीगेट करेगा। अगर क्रोमोसोम यहीं अंदर मैं पैक करा दूं तो स्पिंडल तो बाहर है, स्पिंडल अंदर कैसे आएंगे यहाँ बाइंड करने के लिए? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्रोमोसोम को खुले में रखो। तो उनके चारों तरफ का जो दरवाजा है, मतलब जो पूरा कंटेनर था न्यूक्लियस का, ईआर का, वो सब का सब डिस्टर्ब कर दिया जाता है लैमिनिन के फॉस्फोरिलेशन के बाद। फिर क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद में कोएसिन्स नाम के प्रोटीन्स जो आते हैं उनको हटाना होता है हमें, सेपरेस एंजाइम आता है एंड सो ऑन। इस तरह के इवेंट्स थे इसके अंदर। तो सबसे पहला इवेंट ये है G1 फेज को एक्टिव करने का। जैसे कि कोई एक सेल छोटी सी बच्ची बन के आई है और अब इस सेल को डिवाइड करना है तो पहले ग्रो होना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा। और ग्रो करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी पड़ेगी। और प्रोटीन की सिंथेसिस कराने के लिए मुझे वो जीन ऑन करनी पड़ेगी जो ऐसे प्रोटीन्स बनाती हो, ऐसे एंजाइम बनाती हो जो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करें ताकि सेल का साइज बढ़ सके। और इन जीन्स को ऑन करने की एबिलिटी जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में है उसका नाम है E2F। E2F एक बड़ा अच्छा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जब भी ये एक्टिव होता है तो ये डीएनए से बाइंड करता है, ये उन जीन्स को एक्टिवेट करता है जो रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, और साथ में साइक्लिन की जीन भी एक्टिवेट करती हैं, जैसे कि साइक्लिन डी। और अगर साइक्लिन डी बना तो वो उन जीन्स को एक्टिवेट करवाएगा जिनसे डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। E2F ये काम ना कर दे बिना मतलब के तो एक आरबी नाम का इनहिबिटर है जो चिपका रहता है उसके साथ। जब इस आरबी का फॉस्फोरिलेशन होता है तब वो हट जाता है और तब E2F काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, लैमिनिन वाली कहानी ये होनी है आपके प्रोफेस में, यानी कि एम फेस में। फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा ये G1 में होगा। पॉलीयूबिक्विटिनेशन ऑफ सिक्योरिन ये आपके एनाफेस में होने वाला है। एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन विद क्रोमोसोम ये आपके टीलोफेस में होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास इवेंट्स हैं। इवेंट सबसे पहला जो होगा आपके पास ये है बी के बाद में जो दूसरा इवेंट होने वाला है वो है प्रोफेस का इवेंट, मतलब ए। और इसके बाद में जो इवेंट होगा आपका एनाफेस का इवेंट, दैट इज सी। और उसके बाद में इवेंट होने वाला है टीलोफेस का, यानी कि आपका इवेंट नंबर डी। A B C D, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी BACT। सेल साइकिल के सारे इवेंट्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं और ढंग से पढ़ने जरूरी हैं, अदरवाइज तो आप भी बाकियों की तरह बिखर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हेलिकेज लोडिंग अकर्स। डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलने जरूरी हैं। तो हेलिकेज एंजाइम जिसे हम बैक्टीरिया में डाना बी कहते हैं, ये वो काम करता है। तो यूकैरियोट में भी ऐसा हेलिकेज पाया जाता है जो डीएनए का स्ट्रैंड खोलेगा, और इसका नाम है MCM 227। जैसे डीएनए को रेप्लिकेट करने से पहले हेलिकेज का लोड होना जरूरी है, चाहे वो यूकैरियोट की बात हो चाहे प्रोकैरियोट की। तो ऐसे ही और साथ ही प्रोटीन चाहिए होते हैं, 2-4 और, जो हेलिकेज को भी एक्टिवेट कर सके। जर्नली हेलिकेज लोड हो चुका होता है G1 फेस में ही, लेकिन जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा फॉस्फोरिलेशन के द्वारा। और फॉस्फोरिलेशन वो काइनेज करेंगे जो G1 to S फेज के लिए जाने जाते हैं। दूसरा ये भी याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेट कब करता है? जब S फेज शुरू होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? या फिर स्टेटमेंट ये ट्रू है कि जब डीएनए डिवाइड करना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं कि S फेज शुरू हो गया? स्टेटमेंट नंबर 2 जो मैंने बाद में बोला, ये है जो एक्चुअल कंडीशन है। जब भी डीएनए डिवाइड करना शुरू कर देगा आप बोलोगे अब हुआ शुरू एस फेज। ऐसा नहीं है कि एस फेज कोई पीरियड है कि भाई ये शुरू हो गया तो अब डीएनए एप्लीकेट शुरू होगा। जब डीएनए एप्लीकेशन शुरू हो जाता, होना शुरू होता है, तो हम कहते हैं कि एस फेज चल रहा है इस टाइम। तो असल में शुरुआत में ही G1 फेज में आपका हेलिकेज लोड हो चुका होता है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव तब होगा जब काइनेज एंजाइम आएंगे, फॉस्फेट लगाएंगे, दूसरे प्रोटीन्स की हेल्प मिलेगी, CTC45 वगैरह टाइप के प्रोटीन्स और बहुत सारे, तब जाकर के काम शुरू होता है। तो इसका आंसर था 2, 53%। और काफ़ी सारे लोगों को एस फेस लगा, लॉजिकली लगा होगा उन्हें कि
हम लोग हेलिकेस की बात कर रहे हैं तो वो तो डीएनए रेप्लिकेशन में होता है और उसका तो काम है बेस फेस में आने का, नहीं वो पहले से लोड हो चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ heterozygote individual for a given gene, if a crossing over has occurred between the gene locus and the centromere of a chromosome, the segregation of the two allele of a given gene will occur during meiosis at। आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं और हम क्या करते हैं कि इन दो क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं हम लोग, और ये हेट्रोजाइगस हैं। मतलब इस वाले क्रोमोसोम्स के ऊपर कैपिटल ए और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए। तो नॉर्मली तो होना ये था कि आफ्टर मियोसिस 1 एक सेल में जाते दोनों क्रोमेटिड्स कैपिटल ए और दूसरी में जाते दूसरा वाला क्रोमोसोम मतलब स्मॉल ए। तो नॉर्मल कंडीशन में तो मियोसिस 1 में दोनों अलील्स कैपिटल्स ए के साथ जो स्मॉल ए थी वो सेग्रीगेट हो चुकी थी मियोसिस 1 में। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्रॉसिंग ओवर कर दिया है आपने, हैज अकर्ड बिटवीन द जीन लोकस एंड सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर है इस जगह पर और जीन लोकस है यहां पर, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो अब जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल है आपके पास, असल में उस डीएनए के मॉलिक्यूल की एक क्रोमेटिड पर है कैपिटल ए और दूसरी पर है स्मॉल ए, और ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बाद, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 में जो आपके पास दो सेल मिल रही हैं तो इसमें दोनों अलील्स हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसमें भी दोनों अलील्स हैं, अलील सेग्रीगेट नहीं हो पाई। अब अगर अलील को सेग्रीगेट होना है तो जो मियोसिस 2 का स्टेप है अब वहां जाकर के होंगी, जब ये क्रोमेटिड सेग्रीगेट करेंगे तो एक सेल में आ जाएगा कैपिटल ए और एक में आ जाएगा स्मॉल ए। सेग्रीगेशन मियोसिस 2 में होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि सेग्रीगेशन ऑफ द टू अलील्स ऑफ द गिवन जीन विल अकर ड्यूरिंग मियोसिस एट आइदर एनाफेज 1 और एनाफेज 2। ऐसे तो कभी नहीं होने वाला, ना नॉर्मल कंडीशन में ना एबनॉर्मल में। एनाफेज 1 में केवल तब होता है जब रिकॉम्बिनेशन ना हुआ हो, तो इस केस में एनाफेज 2 में होगा जो कि मियोसिस 2 में मिलेगा। बहुत एनाफेज फर्स्ट सेकंड की कहानी बेकार थी, तो इसलिए करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर 3। और मियोसिस में ये वाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो देखो बहुत लोगों ने 77 मतलब जो इक्वल नंबर स्टूडेंट ऐसे थे 77 जिन्होंने एनाफेज 1 को बोला, और ऐसे ही 77 स्टूडेंट वो भी थे जिन्होंने एनाफेज 2 को बोला। कन्फ्यूजन जबरदस्त था, क्यों? डायग्राम नहीं बनाया। अगर डायग्राम केवल क्रॉसिंग ओवर का बना लिया होता ना तब भी समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंट्रीब्यूट टू इंटरेस्टिंग फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन। ये 3 अमीनो एसिड होते हैं, फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, जिन्हें हम एरोमेटिक एसिड बोलते हैं, और यही हैं वो जो ये काम करते हैं। यह आमतौर पे 280 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ पर ऑब्जर्व करते हैं यूवी को। क्वेश्चन नंबर 14, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गेनल्स। एक हाइपोथेसिस फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन sorting is hydrophobicity matching. The protein with a shorter transmembrane portion would partition into thinner membranes। तो आपको 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। मतलब हाइपोथेसिस ये है कि अगर कोई मोटी मेम्ब्रेन है तो प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक सेगमेंट बड़ा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, होता उसमें अमीनो एसिड ज़्यादा हो। और अगर मेम्ब्रेन पतली है तो वहाँ पर प्रोटीन का ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट छोटा होगा। तो अगर किसी प्रोटीन में सपोज आपके पास कोई प्रोटीन आया और आपने कहा कि उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, दूसरा प्रोटीन है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है, तो आप कहोगे छोटा वाला जो है वो पतली मेम्ब्रेन में जाएगा और जो मोटा वाला बड़ी मेम्ब्रेन में जाएगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी गई हैं। इट वॉज फाउंड दैट ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन गोल्जी मेम्ब्रेन आर शॉर्टर देन दोज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पाया गया कि सेल में जहाँ पर गोल्जी बॉडी है और वहाँ जो प्रोटीन लगे हुए हैं तो उनके ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन छोटे हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो अगर उनके पार्ट छोटे हैं तो फिर मेम्ब्रेन में डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटी है और गोल्जी मेम्ब्रेन पतली है। इससे हमें ये जानकारी मिली। ऑप्शन नंबर बी है, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ बाइलेयर। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से मेम्ब्रेन थिक होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलना चाहिए, गोल्जी में कम। तीसरा है,
द फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन ऑफ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम, कि भाई फॉस्फोलिपिड जो है दोनों के सेम है। तो इसका मतलब ये कि फॉस्फोलिपिड कम से कम थिकनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब पूछा हुआ था कि करेक्ट क्या है इनमें से। प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन देन प्रोटीन्स इन गोल्जी बॉडी। अगर हम उसकी मेम्ब्रेन को मोटा बोल रहे हैं तो नो डाउट ऐसा ही होने वाला है। स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी ट्रू। प्रोटीन इन गोल्जी मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर मेम्ब्रेन पोर्शन। हमने बताया कि गोल्जी की मेम्ब्रेन पतली है तो फिर वहां ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट लॉन्गर क्यों होगा, छोटा होना चाहिए। प्रोटीन इन बोथ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव सेम लेंथ। अगर सेम लेंथ की बात कर रहे होते तो फिर मेम्ब्रेन की मोटाई भी सेम होनी चाहिए थी, जो डाटा मना कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा गोल्जी बॉडी में है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बताया कोलेस्ट्रॉल वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ मेम्ब्रेन मोटी होती है, या कह लो कि कोलेस्ट्रॉल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मेम्ब्रेन मोटी होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो फिर गोल्जी में कम होने वाला है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है बाकी फर्स्ट को छोड़ करके। और अगर मैं जस्ट कोलेस्ट्रॉल की बात भी करूँ तो देखो सभी मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक बराबर नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आउटर आउटर माइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रिया में और भी कम है। तो अलग अलग ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं अलग अलग हैं, मोर और लेस। देन क्वेश्चन नंबर 14 जो है 62% लोगों ने ठीक किया है। अब आया क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 प्रोटीन दैट आर टारगेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो प्रोटीन्स हैं इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं और ये बताया गया है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो पहला वाला दे रखा है कि ये पूरा प्रोटीन है मैच्योर प्रोटीन, और बीच में यहाँ पे कहीं पे कटिंग साइट है, और कटिंग है मैट्रिक्स प्रोटीएज क्लीवेज साइट। अगर किसी प्रोटीन में ये दे रखा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीएज काटेगा, तो फिर इस प्रोटीन को कटने के लिए मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी में ये बोला हुआ है कि यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीएज क्लीवेज साइट है, फिर उसके बाद एक लिंकिंग पार्ट है जो शायद मेम्ब्रेन इंपोर्ट पोर्ट से हेल्प करता होगा, और फिर साथ में उन्होंने बोला हुआ है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीएज साइट है इनर मेम्ब्रेन की, और फिर हाइड्रोफोबिक रीजन भी है। हाइड्रोफोबिक रीजन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसे मेम्ब्रेन के अंदर घुसना है, और इसे ऐसे घुसना है कि ये मैट्रिक्स से भी इंटरेक्ट करता हो और ये इनर मेम्ब्रेन की साइड से भी इंटरेक्ट करता हो। लास्ट वाले में मुझे हाइड्रोफोबिक पार्ट तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इंटरेक्शन विद आउटर मेम्ब्रेन इंपोर्ट प्रोटीन का जरूर जिक्र कर रखा है इन्होंने। तो अब बेस्ड ऑन द डोमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द अबव फिगर एंड अज्यूमिंग द लेफ्ट बॉक्स टू बी हैविंग द माइटोकॉन्ड्रियल सॉर्टिंग सिग्नल, इस बॉक्स को हम लोग मान सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल सॉर्टिंग सिग्नल है। प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली सब कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन विच द प्रोटीन विल बी फाउंड। तो अब सोच के बताओ कि भाई ए बी सी कहाँ कहाँ मिलेंगे। ए मिलेगा मैट्रिक्स में, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो कटने वाली साइट है वो मैट्रिक्स के लिए ही बनी हुई है। इंडिया ज़्यादातर प्रोटीन जिन्हें मैट्रिक्स के अंदर आना होता है उनकी ये स्टोरी कॉमनली है कि भाई प्लीज़ अभी मत करो, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोल दूंगा, ज़्यादा करोगे तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ये पिंक पिक। तो जी ए इज़ अ मैट्रिक्स प्रोटीन, बी जो है वो इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है। इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इंडिकेट कर रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीज की साइट इंडिकेट कर रही है, और इसे मैट्रिक्स तक पहुंचना है, ये बात भी हो रही है। और सी वाला जो है वो इंटर स्पेस प्रोटीन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रोटीन, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन से अटैचमेंट की कहानी कहीं है नहीं, और कोई ऐसा प्रोटीज भी नहीं दिख रहा यहाँ पे कटिंग साइट उसकी जो मैट्रिक्स या फिर इंटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट हो, तो इसे अंदर आने वाला है। इंडियड ये डायग्राम्स हैं जिन डायग्राम में जनरली हम प्रोटीन की सॉर्टिंग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहला वाला डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन सीधा अंदर आया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में काट दिया गया उसकी सिग्नल सीक्वेंस को। अब इसमें एक सेकेंडरी सिग्नल सीक्वेंस और है जिसे पहचान करके हो सकता है उसे ई आर की अंदर वाली मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाए, कुछ कुछ ऐसा केस जैसे कि ये वाला है। दूसरा वाला केस कह रहा है कि वो अंदर आया लेकिन अंदर पूरा पार नहीं हो पा रहा, बीच में ही एक सीक्वेंस ऐसी थी जिसने ट्रांसपोर्ट को रोक रखा है। अंदर वाली क्लीवेज साइड तो कट गई और बचा हुआ प्रोटीन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रह गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, लेकिन इसमें ये हाइड्रोफोबिक पार्ट था और उसके बाद कटिंग साइट थी। तीसरे वाले केस में बताया गया कि अंदर वाली मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करने के लिए सिग्नल प्रोटीन है और ये
यहीं पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बन के रह गया तो उसके लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट होना चाहिए। और नीचे वाला डायग्राम कह रहा है कि HSP70 हीट शॉक प्रोटीन 70 ये मोलिकुलर चैपरॉन्स हैं, ये बाइंड कर रहे हैं प्रोटीन को, अनफोल्ड कर रहे हैं। सिग्नल सीक्वेंस है वो आउटर मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट कर रहा है, और अगर ये सिग्नल सीक्वेंस माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन कराने के तो सीधा वो अंदर जाएगा, सिग्नल सीक्वेंस कट के अलग हटेगी और फिर प्रोटीन को फोल्ड करके छोड़ देंगे, जो भी काम करना है करता रहेगा। ऐसा ही ट्रांसपोर्ट आपके क्लोरोप्लास्ट के लिए भी है, अलग अलग कंपार्टमेंट पे। माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रखा है, क्लोरोप्लास्ट अभी तक पूछा नहीं गया। Question number 16. Lipid raft rich in both sphingolipids and cholesterol. Cholesterol play a central role in raft formation since lipid raft compartment do not form in its absence. Why do you think cholesterol is essential for the formation of lipid raft? ये पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल के बिना लिपिड राफ्ट नहीं बनते। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोलेस्ट्रॉल ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनका लिपिड राफ्ट में होना जरूरी है। देखिए, पहली बात, कोलेस्ट्रॉल जो है हेड और टेल के बीच में जो कैविटीज हैं, इस कैविटी को भर लेते हैं। नतीजा, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के लिए ये बड़े अच्छे हैं। जब ये कॉम्पैक्टली पैक कर देते हैं मेम्ब्रेन को, तो लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में बंध जाते हैं टाइटली। तो जो ये लिपिड राफ्ट है ये पूरी मेम्ब्रेन में एक साथ मूव करेगा। बाकी कंपोनेंट्स के लिए एक दूसरे के प्रति, जैसे अगर मैं बाकी मेम्ब्रेन की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो लिपिड को पकड़ लेते हैं हम लोग, तो ये दो लिपिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बड़े आराम से डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन लिपिड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। लिपिड ड्राफ्ट के सारे कंपोनेंट बंधे रहते हैं। लिपिड ड्राफ्ट इज लाइक अ ऑफिस। लिपिड ड्राफ्ट में उन सब प्रोटीन को साथ में रखा जाता है जिन प्रोटीन को इकट्ठे काम करना है किसी पर्टिकुलर पाथवे में। तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है मोबिलिटी ऑफ स्पिंजोलिपिड इन द लिपिड बायलेयर। ये स्पिंजोलिपिड की मोबिलिटी को डिक्रीज नहीं करता, ये यूनिवर्सली जो कहानी है उस पूरी कहानी को ही, मतलब पूरी लिपिड ड्राफ्ट को बांध के रखता है। लार्ज हाइड ग्रुप ऑफ स्पिंजोलिपिड्स रिपेल ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये स्टोरी भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट विद फैटी एसिड टेल इन द मेम्ब्रेन, फैटी एसिड टेल से इंटरेक्ट करता है। बट देखो, ये सारी बातें मोर और लेस ट्रू भी हैं, लेकिन इस रेफरेंस में ये फिट नहीं बैठती। आप यहां पे लिपिड ड्राफ्ट की बात कर रहे हो केवल, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे। तो आपको उन प्रॉपर्टीज को पिक करना है जो केवल लिपिड ड्राफ्ट में दिखाई दें, बाकी मेम्ब्रेन में ना दिखती हो। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की ऐसी है जो मेम्ब्रेन में भी है, लिपिड बायलेयर में टिपिकल, और लिपिड ड्राफ्ट में भी है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि इस प्रॉपर्टी की वजह से लिपिड ड्राफ्ट फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? तो वो यूनिक होनी चाहिए जो केवल लिपिड ड्राफ्ट में ही एप्लीकेबल हो। इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स लगभग ट्रू होने के बावजूद भी इस केस में फॉल्स हैं, क्योंकि यहाँ केवल लिपिड ड्राफ्ट के रेफरेंस में पूछा गया था। द प्लानर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर पोस्टुलेटेड टू फिल द वॉइड दैट फॉर्म अंडरनीथ द हार्ड हेड ग्रुप ऑफ द स्फिंजोलिपिड। ये एक पॉइंट था जो कॉम्पैक्ट पैकेजिंग को समझा रहा था। इंडियन लिपिड ड्राफ्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और स्फिंजोलिपिड्स की मात्रा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन ज्यादा होती है। तो ये लिपिड ड्राफ्ट का एक छोटा सा एनिमेशन है। तो लिपिड ड्राफ्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब एक साथ मूव करते हैं। बाकी लिपिड पूरी बायलेयर वो फ्लूइड है, और एक लिपिड ड्राफ्ट में कई सारे प्रोटीन होते हैं, बट इन सारे प्रोटीन्स को एक साथ काम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी आंसर जो था वो डिंग डिंग था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज टू प्रोटीन विच आर ट्रांसलेटेड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रूल है, अगर आपके पास कभी सेल में हम बात करें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, तो डीएनए से आरएनए का बनना जिसे आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, ये हमेशा न्यूक्लियस में होती है यूकैरियोट्स में। फिर आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी न्यूक्लियस में होता है। मैच्योर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल करके आता है और साइटोप्लाज्म में ही उसके ऊपर राइबोसोम बाउंड कर जाते हैं हमेशा। तो ये एक रूल है, याद रखना इसको। ट्रांसलेशन ऑलवेज स्टार्ट ऑन फ्री राइबोसोम्स। ट्रांसलेशन ऑलवेज स्टार्ट ऑन फ्री राइबोसोम। अब शुरुआत में जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो जो पहली पेप्टाइड का हिस्सा निकल के आ रहा है, ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है एन टर्मिनस की। अगर इसमें कुछ खास तरह की अमीनो एसिड सीक्वेंस है जिन्हें हम लोग बोलते हैं लीडर सीक्वेंस, तो जैसे वो लीडर सीक्वेंस निकलेगी बाहर,
तो एक SRP नाम का पेप्टाइड, जिससे हम लोग सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल भी कहते हैं, वह कैसे बाइंड कर जाता है और राइबोसोम के ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देता है। शुरू हुआ था ट्रांसलेशन बट रुक गया। फिर यहां से SRP पार्टिकल इस पूरी असेंबली को, राइबोसोम प्लस मैसेंजर RNA को, नियरेस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक ट्रांसलोकोन नाम का एक प्रोटीन है उसके ऊपर टिका देता है। इसमें SRP रिसेप्टर भी इन्वॉल्व होता है। अब यहां ट्रांसलेशन शुरू होगा उन प्रोटीन्स का जिनमें वो पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस थी। तो जिनमें भी वो सिग्नल सीक्वेंस थी वो सबके सब ER पर बनेंगे, और जिनमें वो सिग्नल सीक्वेंस नहीं थी वो वहीं के वहीं फ्री राइबोसोम पर अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रोटीन जो फ्री राइबोसोम पर बनते हैं उन प्रोटीन्स को जाना होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सोम में। और जो प्रोटीन की थीसिस ER पर होती है उन्हें जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, सिक्रेटरी वेसिकल्स में, एंडोसोम में, लाइसोसोम में, या गोल्जी बॉडी में, या फिर ER के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज टू द प्रोटीन विच आर ट्रांसलेटेड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स जिन्हें टारगेट किया जाना है न्यूक्लियस में इन रेस्पॉन्स टू हार्मोन स्टिमुलाई, तो ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं बनते, फ्री राइबोसोम पर बनते हैं। प्रोटीन टारगेटेड टू लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल एक्सटीरियर, ये ठीक है। प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू द न्यूक्लियस वो भी ER पे नहीं बनेंगे। ऑल प्रोटीन्स दैट विच गेट टारगेट टू पेरोक्सोम्स, ऐसा भी नहीं है। हालांकि पेरोक्सोम्स के लिए कुछ प्रोटीन्स बनते हैं फ्री राइबोसोम पर, और कोई इक्के दुक्के प्रोटीन ER से भी बन के पहुंच सकते हैं, लेकिन सब नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था करेक्ट, वो 61% लोगों ने दिया। 18 है, अ कल्चर मीडियम कंटेन्स टू कार्बन सोर्स, वन इज प्रिफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज और दूसरा है नॉन प्रिफर्ड सोर्स लैक्टोज। Which one below is correct regarding the nature of the growth curve of the E. coli cultured in this medium? मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आया और ये गेस्ट जो है आपके घर में एक डिब्बा लेकर आया मिठाई का। उस डब्बे के अंदर 5-6 तरह की डिफरेंट मिठाइयाँ हैं और आपको भूख भी लग रही है। हो सकता है उसमें रसगुल्ला हो, बर्फी हो और 3-4 तरह की और कुछ चीज़ें हो। नाम तुम अपने आप जो ऐड करना चाहो। जब वो चला गया मेहमान, अब तुमने वो डब्बा खोला और तुम खाना चाहते हो उसमें से एक मिठाई। तो पहली प्रेफरेंस तुम्हारी आमतौर पर वो होती है जो तुम्हें पसंद हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उन्हें प्रिफर्ड होता है, अगर वो लिमिटेड अमाउंट में है तो उसको लास्ट के लिए बचा के रखते हैं कि पहले बाकी सब खा लें, फिर स्वाद सही करने के लिए कि मज़ा सा आया खाने में, अपनी पसंद की चीज़ खाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा इशू ना लें तो आपको जो पसंद है आप वो खाओगे पहले। ऐसे ही जब आप शादी ब्याह में जाते हो तो पहले आप वहां से उस काउंटर पे जाओगे जो आपके लिए लगता है कि भाई ये टेस्टी चीज़ है, ये है जो मैं खाना चाहूँगा, पसंद ना पसंद। बैक्टीरिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, हम सब की पहली प्रायोरिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्री ग्लूकोज मोलिक्यूल। अगर मुझे ग्लूकोज मोनोमर के रूप में मिल रहा है तो मेरा शरीर उसे हमेशा प्रिफर्ड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेगा, बैक्टीरिया का भी। अगर मुझे ग्लूकोज मिल रहा है डाइसेक्राइड के रूप में या फिर पॉलीमर के रूप में, तो पहले डाइसेक्राइड को ब्रेक करना पड़ता है, तब मोनोसेक्राइड मिलते हैं और तब उससे एनर्जी निकाल पाएंगे। इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म मोनोसेक्राइड ग्लूकोज को प्रीफर करते हैं। अब हमने क्या करा कि मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों डाल दिए। तो बैक्टीरिया पहले ग्लूकोज खाएगा, लैक्टोज नहीं खानेगा। अगर आपने लैक ऑपरोन पढ़ लिया है ढंग से तो आपको यह भी याद होगा कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक ऑपरोन बंद हो जाता है। ग्लूकोज नेगेटिव रेगुलेटर है लैक ऑपरोन का। इसीलिए क्योंकि जब ग्लूकोज अवेलेबल है तो क्यों फालतू में एंजाइम बना रहे हो लैक्टोज खाने के लिए, खाएंगे तो ग्लूकोज ना। तो अगर आपके पास कल्चर मीडियम में दोनों पड़े हुए हैं तो बैक्टीरिया प्रेफरेंशियली सेट हुआ पहले मीडियम में, अपने आप को सेट किया उसने लैक फेस में, फिर उसे दोनों कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज को पिक किया और खाना शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है इस टाइम मस्त तरीके से, लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट में से ग्लूकोज गायब होने लगा। नतीजा स्टेशनरी फेस आया। अब इससे पहले कि वो पूरा ठप हो जाता, अब चल ग्लूकोज नहीं है तो कोई बात नहीं, लैक ऑपरेंट ऑन करेंगे। लैक ऑपरेंट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, RNA बनेगा, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेंगे, और फिर ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेंगे
और फिर लैक्टोज को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे और फिर दोबारा से मजे 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 जब तक कि लैक्टोज ना आ जाए, खत्म ना हो जाए। तो अब जो ग्रोथ कर्व बनेगा इकोलाई का वो इस तरह का है, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड लॉग फेस। तो ग्रोथ कर्व विल बी सेम एज व्हेन ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ ओनली ग्लूकोज। अगर ओनली ग्लूकोज के रूप में मैं ग्राफ बनाता तो ये ऐसा होता, केवल ग्लूकोज खत्म और मामला सेट डाउन और फिर बाद में डिक्लाइन भी आता है। ऑप्शन नंबर 2 है ग्रोथ कर्व विल बी सेम एज व्हेन ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। सेम लैक्टोज वाली कहानी में भी ग्राफ इस तरह का बनता है। अब 3 बोल रहा है अ लैग फेज विल बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल फेज। तो आप चाहो तो स्टेशनरी बोल दो चाहे लैग बोल दो, डजंट मैटर इस केस में, क्योंकि लॉग से पहले वाला लैग है। टू लॉग फेस विल बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल फेसेस, टू लैग फेसेस। दो लैग फेस अगर तुम कह भी रहे हो तो लैग फेस तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या दो लैग फेस को? तो ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है जो उसका करेक्ट था, 57.4%। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सेल इन पॉपुलेशन दैट आर अंडरगोइंग माइटोसिस, इसे हम माइटोटिक इंडेक्स बोलते हैं, कि टोटल सेल में से कितनी सेल माइटोसिस कर रही हैं। हम सेल्स रैंडमली पिक करते हैं, एक ड्रॉप हमने सेल की ले ली और उस ड्रॉप में अगर सपोज 100 सेल हैं उनको स्टेन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कितने क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली पैक हैं और कितने में क्रोमोसोम ढीले हैं। इससे मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन कितनी सेल एम फेस में है, फिर हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। In order to measure the cell cycle in the liver of the adult mouse by measuring the mitotic index, liver slices are prepared and stained to easily identify cells undergoing mitosis. और उन्हें मालूम पड़ा कि वहां 3 out of 25,000 cells are found to be undergoing mitosis. अब अगर आपको सपोज 3 सेल्स माइटोसिस में दिखाई दे रही हैं 25,000 में से, तो फिर आपको पता लगाना है कि पूरी सेल साइकिल कितनी है अगर एम फेस 30 मिनट लास्ट करता है तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है 3 डिवाइडेड बाय 25,000। कितनी सेल आपकी अवेलेबल थी एम फेस में, उनको डिवाइड कर दो टोटल सेल से। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 डिवाइडेड बाय 25,000, तो आपका आंसर है पॉइंट, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ना अभी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर है 0.012। ये बहुत ज़्यादा लो माइटोटिक इंडेक्स है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं कभी। अब आप कह रहे हो कि 30 मिनट लगे एम फेस पूरा करने में, टोटल सेल का फ्रैक्शन जो है वो है 0.012। तो अगर 0.012 सेल रिप्रेजेंट कर रही हैं 30 मिनट्स को, तो फिर 100 कितना होगा? तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई आप इससे करोगे 30 डिवाइडेड बाय 0.012, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर निकल के आया आपके पास कि पूरी सेल साइकिल को जो टाइम लग रहा है वो है 250,000, 2,50,000, और ये आंसर है मिनट्स में। अब अगर आप इस मिनट्स को कन्वर्ट करना चाहो आवर्स में तो डिवाइड कर लो 60 के साथ, तो आपके पास घंटे आएंगे 4,166 घंटे। क्या यहां किसी ऑप्शन में ये आंसर रखा हुआ है? तो जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई? जिस किसी ने क्वेश्चन प्रिंट किया, ये नेट के एग्जाम में ही गड़बड़ है शुरू से, तो उसने यहां पर ये 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। अगर उसने 2 जीरो ना लगाई होती तो ये आंसर आता 41.66, और 41.66 रफली 42 आवर्स का है। तो इसका मेथड सेम है, बस डाटा में ही गलती कर रखी थी।
आप अगर चीजों को जानते हो तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि भाई दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। तो अभी ये जो 42 घंटे वाली बात चली आ रही है, और ये जब से चली आ रही है, जब से भी पेपर में क्वेश्चन आया था, तो सब लोग जस्ट रट करके बोलते जा रहे हैं कि क्या है, लेकिन इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि दिक्कत क्या थी वहां पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिपेज। तो देखिए 3 एंजाइम है मेम्ब्रेन के लिपिड्स को खिसकाने के लिए। पहले तो ये जान लो कि जो खिसकाने वाली कहानी है वो होती क्या है। एक ही लीफलेट में फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन पहुंचना आसान है, सिर्फ तैरना है लिपिड में। ये वेरी फास्ट है, 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड तक की रफ्तार से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक लीफलेट से लिपिड का मॉलिक्यूल दूसरी में आ जाए, फ्लिपिंग, तो ये फ्लिपिंग आसान नहीं है, क्योंकि हेड ग्रुप को डूब करके जाना है हाइड्रोफोबिक रीजन में से, और हेड ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसलिए ये मुश्किल काम है, ये बहुत धीमा होता है। इसकी टी हाफ लाइफ दिनों में होती है कि एक मॉलिक्यूल उधर पहुंच जाए, इट विल टेक डेज अपने आप, अनकैटलाइज्ड। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि माइक्रो सेकेंड्स में काम हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइम्स है। एक एंजाइम का नाम है फ्लिपेज। ये पी टाइप एटीपेज है, और ये मूव करता है पीई और पीएस को, फॉस्फेटेडल इथेनोलामीन, फॉस्फेटेडल सीरीन, इन दोनों को आउटर लीफलेट से अंदर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो किसको और कहां से कहां, आउटर टू साइटोप्लाज्मिक। दूसरा एंजाइम है फ्लोपेज। ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है, एटीपी से बाइंड करता है, फिर काम कराता है, और फिर एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है। ये मूव करता है फॉस्फोलिपिड्स को फ्रॉम साइटोजोलिक टू आउटर लीफलेट, ये अंदर से बाहर भेजता है, और इसे इससे मतलब नहीं है कि वो पीई या पीएस है। फिर है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज एटीपी खर्च नहीं करता, कैल्शियम डिपेंडेंट है, और ये अदला बदली करता है, एक के बदले में एक, एक उठा के बाहर डालेगा तो उसके बदले में बाहर से अंदर लेके आएगा। तो यहां जो क्वेश्चन था वो फ्लिपेज को लेके था। हेल्प इन इंक्रीजिंग लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन भूल जाओ, मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम वन लीफलेट टू द मेम्ब्रेन टू अदर, ये तो फिर भी जर्नलाइज्ड है। अदरवाइज आपको याद होना चाहिए कि पीई और पीएस को आउटर से साइटोप्लाज्म की तरफ लेके आता है, तो ये इसका ट्रू है। लोकलाइज्ड मोर नेगेटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को नहीं करता कोई भी इनमें से छेड़छाड़। कॉज अनकपलिंग ऑफ वी स्नेयर टी स्नेयर की भी कहानी यहां नहीं होती। तो केवल वैसे भी अगर किसी को भी आइडिया है हल्का सा, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 ही है जो लिपिड को डिफाइन कर रहा है। फिर भी लोग गलती करते हैं, 30% लोगों ने गलती कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग ब्रेक की बात करेंगे। ब्रेक है अराउंड 15 मिनट के आसपास का। क्वेश्चन नंबर 21, माइटोटिक साइक्लिन सिटी की एक्टिविटी पीक्स इन एम फेज, दिस इज बिकॉज। देखिए एम फेज का जो ये माइटोटिक साइक्लिन सिटी का कॉम्प्लेक्स है, ये डी में बन चुका होता है, मतलब सॉरी एस फेज में ही बन चुका होता है, लेकिन फिर G2 फेज में आकर के ही एक्टिव होता है। शुरुआत में बनते ही ये काम करना ना शुरू कर दे तो एम साइक्लिन बाइंड तो कर गया उसके साथ में, लेकिन अभी इनएक्टिव है। फिर एक कैक काइनेज नाम का एंजाइम आता है, और साथ में V1 नाम का काइनेज, दोनों काइनेज हैं, लेकिन एक एक्टिवेटिंग है और एक इनिबिटरी। कैक काइनेज जो है वो एक्टिवेटिंग है, और V1 जो है वो इनिबिटरी है। दोनों एक एक फॉस्फेट लगा देते हैं, और इनमें से एक फॉस्फेट जो है वो इनिबिटरी है। फिर जब एम फेज के लिए सब कुछ काम हो चुका है और अब सेल इज रेडी फॉर द एम फेज, तब उस टाइम CDC25 नाम का फॉस्फेटेज एंजाइम आता है, और ये एंजाइम इनिबिटरी फॉस्फेट को हटा देता है, और अब वो एक्टिव है। तो एक्टिव होने के लिए इनिबिटरी फॉस्फेट का हटना जरूरी है, जिसे आप कह सकते हो कि एक्टिवेशन बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर भी लोगों के ज्ञान में कम है, ज़्यादातर लोगों ने मार्क किया है साइक्लिन सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। तो फॉस्फोराइलेशन तो पहले ही हो चुका था G2 में, लेकिन उस टाइम जो फॉस्फोराइलेशन हुआ था उनमें से एक फॉस्फेट इनिबिटरी था, इसलिए ये गलत था। देन ओके,
देखते हैं। अंजलि तुम ही से सलाह देता हूँ मैं इस टाइम। ये जो डाटा लिखा हुआ है इसके ऊपर, दिस इज कंफ्यूजिंग? मतलब अगर मैं इसके ऊपर कुछ करता हूँ तो क्या ये हटाना जरूरी है? सर दिख रहा है, ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो लेट्स कैरी ऑन विद दिस। द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर इन द फॉस्फेटेटिलकोलाइन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्यार से पीसी बुलाते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ अपना, कि जो भी मैं कुछ नया मार्क करूँगा तो आपको दिख जाए। और मेरे पॉइंटर का अभी जो रंग होगा, कौन सा रंग पसंद है? ब्लू, ग्रीन, पर्पल? एनी सजेशंस? छोड़ो, चुप रहो, मैं ब्लू कर लेता हूँ। ओके, तो पीसी बुलाते हैं इसे प्यार से एक लिपिड के मॉलिक्यूल को। आप जानते हो कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में हेड ग्रुप होता है और दो फैटी एसिड्स होते हैं। आमतौर पर जो ये दो फैटी एसिड्स हैं, इस पर डिपेंड करता है कि भाई पूरे लिपिड की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे आज के दिनों में अगर हम सर्दियों की बात करें और नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लग रही है अभी इस टाइम। जो बोतलों में रखा हुआ गोले का तेल था वो सॉलिड हो चुका है, और ये गोले का तेल इज नथिंग एल्स बट ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स। जो देसी घी है वो भी सॉलिड हो चुका है, एंड दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स। सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, वट एवर यू नेट, जितने भी ऑयल्स हैं सब ये असल में ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स ही होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ तेल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो सर्दियों का टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए कि इस टाइम टेम्परेचर हो सकता है अराउंड 20 डिग्रीज के आसपास हो, तो इस 20 डिग्री पर काफ़ी सारे तेल घी के वेराइटीज़ सॉलिड हैं और काफ़ी सारी वेराइटीज़ लिक्विड हैं। तो जो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं ये हैं जो सॉलिड हैं, और जो लूज पैक हैं वो हैं जो लिक्विड हैं। और कॉम्पैक्टली पैकिंग ऑफ द लिपिड्स एंड लूज पैकिंग ऑफ द लिपिड्स, ये डिपेंड करता है तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन ज़्यादा होंगे फैटी एसिड में, उतना ही ज़्यादा वो सॉलिड होगा हायर टेम्परेचर्स पे। दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, उतना ही कम सॉलिड होगा हायर टेम्परेचर पे। इसलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड होते हैं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की बात और भी आती है, अगर कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व है तो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने का मतलब है टीएम का ज़्यादा होना, और टीएम वो टेम्परेचर होता है जिस पर अपनी जेल टू सोल कन्वर्जन कर सकता है लिपिड का मॉलिक्यूल। अब उन्होंने क्या कहा कि जितने भी फॉस्फेटिडल कोलाइन हैं हमारे पास, अब इनमें भी नाम बदल सकते हो आप इनका, डिपेंडिंग की फैटी एसिड कौन से हैं। अब एक का नाम रखा गया है जिसमें डाई ओलियोइल मौजूद है। अब इस केस में आपको पता होना चाहिए कि ओलियोइल किस फैटी एसिड को कहते हैं। तो ओलिएट नाम है इसका। इसमें 18 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड। और इस फॉस्फर मतलब जो जिस फैटी एसिड के अंदर, जिस फॉस्फेटिलकोलाइन के अंदर दो ओलियोइल होंगे, तो उसकी दोनों ही जो टांगे हैं फैटी एसिड की चैन्स, ये दोनों ओलिएट की बनी हुई हैं। 18 कार्बन, एक डबल बॉन्ड। फिर एक दूसरा पीसी है जिसमें डाई पाल्मिटोइल है, मतलब दोनों फैटी एसिड जो हैं पामिटिक एसिड की हैं या पामिटेट की, और पामिटेट में होते हैं 16 कार्बन विदाउट एनी डबल बॉन्ड। और फिर उसके बाद डाई स्टीरोइल, डीएस, और डीएस में है स्टीरोइल के मॉलिक्यूल्स दो, और स्टीरेट में पाए जाते हैं 18 कार्बन विदाउट एनी डबल बॉन्ड। और फिर लास्ट में जो लिपिड का मॉलिक्यूल दिया है वो है पाल्मिटोइल ओलियोइल। दो फैटी एसिड के नाम है। इसका मतलब है एक टेल पामिटिक एसिड की है और एक टेल ओलिक एसिड की है। पामिटिक एसिड में थे 16 कार्बन विदाउट एनी डबल बॉन्ड, और ओलिक एसिड में थे आपके 18 कार्बन विद वन डबल बॉन्ड। अब पूछा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि टीएम का। मतलब सबसे कम टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड रह सके वो सबसे पहले, और जो हाई टेम्परेचर पे भी सॉलिड रह सके वो सबसे बाद। तो अगर मैं कार्बन नंबर की बात करूं विदाउट एनी डबल बॉन्ड, तो टी
जिसके पास 18 कार्बन होंगे इसका टीएम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 16 कार्बन के। और अगर मैं डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं जैसे कि ओलिक एसिड में था, तो फिर इसका टीएम सबसे कम होगा। अब सबसे कम टीएम के मामले में हमारे पास होना चाहिए ओलिक एसिड वाला। तो जो DO है उसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ओलिक एसिड के हैं। सबसे कम टीएम DO, उसके बाद मुझे चाहिए 16 कार्बन का, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं है। या फिर ये ले सकते हो जिसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है PO। तो DO के बाद नेक्स्ट नंबर है PO का, और PO के बाद नेक्स्ट नंबर है आपके DP का, और फिर सबसे ज़्यादा TM मिलेगा आपको जिसमें डाइस्टेरिक एसिड है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ TM, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ TM का मतलब है पहले DO होना चाहिए, फिर आपका PO होना चाहिए, फिर आपका DP होना चाहिए, और फिर होना चाहिए लास्ट में DS। तो ऐसा एज सच आंसर जिसमें DO हो पहले फिर हो आपका PO, हमारे सामने कोई ऐसा है नहीं। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो जो आंसर दे रखा था इसका वो पहला वाला है, और पहले वाले में मोर और लेस सीक्वेंस वही है लेकिन है उल्टी डायरेक्शन में। तो पॉसिबली जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे उसमें आंसर देते हुए ये इशू रहा होगा, जिसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर था वो सीक्वेंस तो नंबर 2 की है लेकिन उल्टे ऑर्डर में है। बाकियों में तो ये ऑर्डर ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अगर किसी को इस बारे में कुछ क्लियर करना तो कर लेना, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। 75% लोगों ने वही आंसर मार रखा है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ था, उन्हें पता नहीं है कि इसका आंसर ये था क्यों। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not an example of transmembrane transport between different subcellular compartments। हम बात कर रहे हैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, और ये है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन। अगर आपके पास ये मेम्ब्रेन है तो हम इसे पार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन चार में से कोई सा एक ट्रांसपोर्ट ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन पार नहीं होती। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द ल्यूमन ऑफ ER। अगर साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन पड़ा हुआ और उसे ER के अंदर आना है तो मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी। दिस इज ट्रू, ये गलती से टच हो रखा है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को गोल्जी बॉडी में जाना होता है तो वो वेसिकल्स के बंडल के रूप में जाता है, उसे मेम्ब्रेन पार करनी नहीं होती। वो जस्ट पैक्ड हुआ ही मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है और पहुंच जाता है। तो ये इसका आंसर है जिसमें मेम्ब्रेन पार नहीं करनी पड़ी। अगर स्ट्रोमा से थायलाकोइड की स्पेस में जाना हो तो मुझे मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी। अगर मुझे माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना हो तो भी मुझे मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 था इसका आंसर। ये एग्जाम्पल है आपके पास कि अगर प्रोटीन साइटोजोल में पड़े हुए हैं तो साइटोजोल वाले प्रोटीन को किसी भी कंपार्टमेंट में जाना हो तो दे हैव टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन जब मैं GERL कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी से आगे 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 लाइसोसोम्स या फिर स्टोर्ड वेसिकल या फिर सिक्रेशन, इन सब में मेम्ब्रेन पार करनी नहीं पड़ती। तो 38.8% लोगों ने इसका आंसर दिया। लेकिन अब बात यह है ना कि जो 60% से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आंसर गलत दिया, तो वो सोच क्यों नहीं पाए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 टू S साइक्लिन D CD के 4 फॉस्फोरिलेट RB रेटिनोब्लास्टिमा एंड रिड्यूस इट्स अफिनिटी फॉर द E2F। पिछले क्वेश्चन में हमने इस बात को समझा भी था कि E2F को रोक के रखता है RB पे फॉस्फेट लग गए तो वो RB चिपका नहीं रहेगा E2F से, और E2F आज़ाद है। E2F RB से आज़ाद हो गया, वो जाके बाइंड करेगा DNA से और S फेस वाले जीन्स को एक्सप्रेस कराएगा। अगर मैं ओवर एक्सप्रेशन कराऊँ प्रोटीन A का, प्लीज़ ये काम मत करो,